नमस्कार साथियों। आज हम लोग एआईबी के प्रिपरेशन के लिए 2026-27 सेशंस के लिए एआईबी पास आउट्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे और स्ट्रैटेजी के साथ साथ कैसे पढ़ना है लिखना है इस कोर्स में आपको मिलेगा। ये 90 डेज का कोर्स है और 90 डेज के कोर्स में आपको वो सारी चीजें आपको पढ़ाई बताई लिखाई जाएंगी जिससे आप एआईबी आसानी से क्लियर कर ले। ये 90 डेज का कोर्स है और उसका ये डेमो क्लास है। शुरू करेंगे हम लोग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई जाएंगी, अर्थात इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले एआईबी है क्या, एआईबी है क्या ये जानना जरूरी है। अगर इस चीज को आप नहीं जानेंगे तो आप लिटरली कह रहे हैं जिस एग्जाम को, जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है, जिस परीक्षा से आपका राफ्ता होने वाला है, मुकालात होने वाला है, अगर वो चीज नहीं जान पाएंगे तो आप सही में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और क्यों एआईबी की प्रक्रिया 2010 के बाद से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है इस चीज को चालू किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इस चीज को मैंडेटरी किया। देखिए, एडवोकेसी जो है एक प्रीसियस थॉट है, प्रीसियस प्रैक्टिस है और ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत शानदार प्रोफेशन है जिसको करने के लिए इंटेलेक्चुअल होना मैंडेटरी है। हम लोग 3 साल या 5 साल का कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद हमें एक डिग्री मिलती है लॉ ग्रेजुएट होने की, और ये डिग्री हमको बताती है कि हमने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रगड़ के मेहनत करके लॉ का सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है इन लॉ में। अब उसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ लॉ, एलएलबी। अब 85% ऐसे कॉलेज इनरोल्ड हो गए हैं जहां ना कोई मानक है, ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई प्लान है और डिग्रियां लगभग आसानी से अचीव कर पा रहे हैं। ये हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक लूप होल है जिसका एडवांटेज जो है शिक्षा माफिया ले रहे हैं और ऐसे तमाम लोग जो हैं डिग्री लेके केवल सीरीज पढ़ के पास होकर चले आते हैं। और वो पास आउट स्टूडेंट जो हैं वो कोर्स में क्राउड बढ़ाते हैं। एक एसओपी सेट करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस सेट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमेशा अपने कमेंट्स में पास करता है, कह रहा है कि एक एसओपी सेट हो, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस हो, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स हो, उसको सेट किया जाए एडवोकेसी के लिए। एडवोकेसी के लिए अगर आप एडवोकेट बन रहे हैं तो उसके लिए कॉम्पिटेंट होना, क्वालिफाइंग करने के लिए कॉम्पिटेंट होना, कॉम्पिटेंट स्टैंडर्ड को, प्रोसीजर्स को फॉलो करना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर एमबीबीएस करता है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ एसओपी क्या है कि ड्यूरिंग एमबीबीएस कोर्स वो प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन करता है और एथिक्स सीखता है। एथिक्स, एडवोकेसी उसी तरीके से एक किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। बात समझिएगा, ध्यान से दीजिएगा। दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली द बुक एडिशंस, इट इज वेरी ब्रॉड एंड ह्यूज एरिया, क्योंकि इसमें एथिक्स इन्वॉल्व होता है। और एथिक्स क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि ये लेगेसी है और जो हमारे सीनियर्स से जूनियर्स तक को पास होती है। और एक वेल डेकोरेटेड एडवोकेट जो होता है, कोर्ट के सामने जब रिप्रेजेंट करता है अपनी केस को, तो वो जो बेसिक नॉलेज है उससे वो अवेयर होता है। अगर बेसिक नॉलेज ही एडवोकेट को नहीं है, जैसे सीआरपीसी जो अबॉलिश हो गई है, अब बीएनएस है, तो बीएनएस लिखा जाए, बीएनएसएस लिखा जाए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विच इज न्यू लॉ। फिर
सीपीसी है और कॉन्स्टिट्यूशंस है। ये तीन चीज है, ये तीन चीज है, और एक बीएसए कह लीजिए, बीएसए कहिए। ये मैं इसको सीरियल वाइज लिखूं तो और अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। यही है एथिक्स। क्या एथिक्स है? कि किसी चीज को सीरियल वाइज करें, तरीके से करें, मैनर से करें। वो मैंने इसी जानबूझ के रॉन्ग अटेम्प्ट करके आपको दिखाने की कोशिश किया। कॉन्स्टिट्यूशन जानना जरूरी है, बीएनएस जानना जरूरी है, बीएसए जानना जरूरी है, और क्या जानना जरूरी है? साथ में सीआरपी, सीपीसी। ये जो पांच एलिमेंट्स हैं, ये एडवोकेसी की नींव रखते हैं। और ये नींव इसलिए रखते हैं, इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन इसलिए है कि अगर आप कोई रेट फाइल करते हैं तो कौन से आर्टिकल्स हैं और किस नेचर का है, विच नेचर ऑफ रेट्स। ये तीनों चीज देखनी पड़ेंगी। वो कहां से आएगा भाई? कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में रेट फाइल कर रहे हैं तो बीएनएस से कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कैसे लेटर ऑन उस कंप्लीट करेंगे, उसको क्या किस प्रक्रिया से कंप्लीट करेंगे, उसका नॉर्म्स इसमें डिस्कस है। कोई सिविल प्रोसीडिंग्स है, उसको कैसे डील करेंगे, एविडेंस कोर्ट्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे, उन चीजों के लिए बीएनएस। ये तमाम जो लॉज हैं बेसिक, अब जैसे हर हाई कोर्ट्स के अपने कुछ लिटरेचर हैं, कुछ रूल्स हैं, हाई कोर्ट्स रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं। ये रूल्स जो हैं, ये भी एक एसओपी सेट करता है कि आपको किस लिटिगेशंस को आपको किस तरीके से कोर्ट के सामने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, क्या मैनर है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या उसके नाम्स हैं, और लॉ उसके बिहाइंड द लॉ कैसे वर्क कर रहा है, उन चीजों को जानना जरूरी है। वो बेसिक थियरी होती है और ड्यूरिंग कोर्स हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। अगर हाई कोर्ट रूल्स वगैरह को छोड़ दें तो बेसिक ये चार चीजें हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि अच्छे एडवोकेट्स, अच्छे जज और अच्छे प्रैक्टिशनर बन पाए। इसमें तब जब इन चीजों को अगर हम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद एआईबी का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बार काउंसिल ने एक रोड मैप तैयार किया और एआईबी एग्जाम जो है लिखा जाए। ठीक थोड़ा सा, हाँ, पेंटअप पे पढ़ाने पे थोड़ा सा तकलीफ आती है, और जैसे जैसे आप लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा अच्छी चीजें आती जाएंगी। नॉलेज तो भगवान की कृपा से आपके पास बहुत है, एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, सबसे पहले एआईबी जो है, एआईबी जो है ऑल इंडिया, इसको कहते हैं। ए का मतलब है ऑल, आई का मतलब है इंडिया, बार एग्जामिनेशन। हाँ, ये इसका होता है फुल फॉर्म। एआईबी कंडक्ट कराने पूरे पूरे नेशन भर में एक संस्था है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इसको कंडक्ट कराती है, जो मदर बॉडी है एडवोकेट्स के लिए। और नेशन लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी है वो वर्क करती है, वही इस चीज को कंडक्ट कराती है। हर साल इस चीज को कंडक्ट कराती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हर साल इसको कंडक्ट कराती है।
किस लिए? इस एग्जाम का पर्पज होता है, वी प्रोड्यूस ए क्वालिटी एडवोकेट्स, वी प्रोड्यूस ए क्वालिटी पर्सन्स हु इज रिप्रेजेंट द केस बिफोर द कोर्ट. If you are an advocate, you are an advocate and you are starting a practice before the each and every platform, it is mandatory to you known about the basic law. इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. एआईबी एग्जाम आप देते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करता है, जो अप्रूव्ड करता है, जो टेम्पररी आपका लाइसेंस है 2 इयर्स के लिए, जो टेम्पररी लाइसेंस आपको प्रोवाइड करता है बार काउंसिल, आप स्टेट बार काउंसिल, जो भी आपका स्टेट बार काउंसिल है वो आपको टेम्पररी लाइसेंस प्रोवाइड करता है. वो टेम्पररी लाइसेंस जो है 2 ईयर के लिए होता है. उसको परमानेंट कराने का क्या मॉड्यूल है? एआईबी क्वालिफाइड, एआईबी ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशंस को हम क्वालिफाई करते हैं और उसके कुछ एसओपी हैं, स्टैंडर्ड है, उस चीज को जानने के बाद वो करते हैं. ये टेम्पररी जो आपका लाइसेंस है वो 2 साल प्रैक्टिस करने के लिए अथॉरिटी देता है कि आप 2 साल प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जो है आपकी जब मानी जाएगी, या प्रोफेशनली आपका लाइसेंस जो परमानेंट तब माना जाएगा, लाइसेंस परमानेंट तब किया जाएगा जो आप विद इन द 2 ईयर इस एआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं. मेरी बातों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि एआईबी क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है. बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी एडवोकेट्स, अच्छी गुणवत्ता वाले अधिवक्ताओं को न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए. दूसरी बात, ये कॉम्पिटेंसी आपकी टेस्ट होती है कि आप कैन बी पॉसिबल, यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस बिफोर द कोर्ट. ये कॉम्पिटेंसी टेस्ट होती है. अब एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? 100 एमसीक्यूज आते हैं, ओपन बुक एग्जाम है, नो नेगेटिव मार्क्स है. ये ओपन बुक एग्जाम है, इसमें आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है कि आप किताबें ले जा सकते हैं. ओपन बुक एग्जाम है और 100 एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ओपन बुक क्या होता है? देखिए, हम लॉ जो है बड़ा ही वास्ट कैटेगरी का सेक्शन है. आप इसको बड़े ही स्मॉलेस्ट तरीके से नहीं डील कर सकते हैं. जब मैं लॉ ग्रेजुएट हुआ था आज से 10 साल पहले, उस समय 1530 कानून थे, 1530 लॉ उस समय थे, और कुछ नए पुराने चेंजेस हुए हैं. ड्यूरिंग कोर्स आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो चीजें अलग होती हैं, लेकिन आपको एक ओपन बुक का सरकमस्टांस दिया जाता है. ओपन बुक इसलिए कराया जाता है कि आप उन चीजों को जैसे किताब रख दी. कितने ऐसे मैंने अपने एक्सपीरियंस टाइम में मैंने देखा है, कितने ऐसे एडवोकेट्स मुझे मिले हैं कि अगर आप उनको बता देते हैं कि 233 सेक्शंस बीएनएसएस ढूंढो जो ये कहता है कि ज्वाइंट ट्रायल कैसे चलेगा, ज्वाइंट ट्रायल कैसे चलेगा एक एक्यूज का, वो ढूंढने में उनको कई साल लग जाता है. बेसिक एथिक्स नहीं मालूम है. जैसे कोई लॉज है सुप्रीम कोर्ट, जैसे सत्येंद्र अंटिल है, इसको ढूंढने के लिए ऑनरेबल सोर्ट साइटेशंस और बुक्स को कैसे हैंडल की जाए, ये चीजें नहीं मालूम है. कारण क्या है? वो उन चीजों को हैंडल नहीं किए हैं, यूनिवर्सिटीज उतनी चीज डिलीवर नहीं कर पाती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं. तो उन चीजों को टैकल करने के लिए, उन चीजों को एथिक्स को चेक करने के लिए, जांचने के लिए कि यार आप इतने तो सक्षम होने चाहिए कि आप किताब खोल के भी अपनी चीजों को आंसर कर सकें. और ये कोई आंसर राइटिंग पेपर्स नहीं होते, ये आंसर राइटिंग नहीं होता है. एमसीक्यू का मतलब होता है 100 टिक लगाने वाले, गोला बना में उसमें टिक लगाना है या मार्किंग करना है, वो टिक लगाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और उनको हल करना है, सॉल्व करना है. आपको खुली किताब से, चाहे तो आप किताब ले जा सकते हैं, किताब का प्रयोग कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स के किसी भी गैजेट्स को परमिट नहीं करता है, केवल बुक्स का मतलब बुक्स. बात आपको क्लियर हो गई है. इसका सिलेबस क्या है? मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है, सीआरपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है और अन्य भी लॉ है. अन्य भी लॉ है. ये डेमो क्लास है. जब रेगुलर क्लास में आपको एक एक चीज सिलेबस, उसके पैटर्न सब बताऊंगा मैं.
दूसरी चीज, इसका कैसे इसको क्वालिफाइंग करेंगे हम, देखिए इसमें देखिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मैंने बताया था क्योंकि आपको हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, रिट्स डील होती हैं। बीएनएसएस तो बेसिक चीज है, वो छोड़िए, ये तो आप पढ़ के भी जान सकते हैं, लेकिन बीएनएसएस, बीएनएस तो आप पढ़ के भी जान सकते हैं, लेकिन बीएनएसएस मैंडेटरी है, प्रोसीजरल लॉ है, ये लॉयर से उम्मीद की जाती है। बीएसए आपको जानना पड़ेगा, सीपीसी जानना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट में जानना पड़ेगा, ये मैंडेटरी प्रोविजंस है। तो कहने का तात्पर्य है इनकी बेसिक नॉलेज, डीप नॉलेज है या नहीं है अनदर थिंग है, लेकिन इतना आपको जानकारी होनी चाहिए कि एफआईआर कौन से सेक्शन में कटती है और सीजर किस सेक्शंस में बनती है, रिकवरी मेमो किस सेक्शंस में बनती है, रिकवरी मेमो के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ये बेसिक चीजें आपको, मतलब क्वेश्चन रेट कितने टाइप्स की होती हैं, ये चीजें आनी चाहिए। कौन से रेट का कब किस तरीके से यूटिलाइजेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यही यही चीजें पढ़नी जरूरी है, समझ गए। अब ये नहीं है कि आप किसी के लिए वो क्या कहते हैं, कोई बंदी जेल में बंद है या कोई लापता है, पुलिस उसको ढूंढ रही नहीं, आपने क्या कर दिया, मैंडेमस फाइल कर दिया, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए हैबियस कार्पस में आप जाएंगे। वो कैसे डिफाइन करेंगे, जब आप स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद आप एसओपी फाइल, आपको जानकारी इतनी बेसिक होनी चाहिए। कुल मिला के सिलेबस बिल्कुल आसान है, ओपन एग्जामिनेशन है। देखिए इसका क्या है, फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन ये है कि प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस करना है, कोर्ट्स में आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वहां से एथिक्स सीखेंगे, रिवीजन, जो आपका सिलेबस है उसको थोड़ा 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 समराइज करके पढ़ना जरूरी है। ये बात क्लियर हो गई। किस पे ज्यादा फोकस करना है, मैंने ये बताया आपको, पहले भी बताया, फोकस करना है कॉन्स्टिट्यूशन पे, बीएनएस पे, सीपीसी पे और बीएसए पे। बीएनएसएस बीएनएसएस पे, बीएनएस तो इसमें पार्ट ऑफ बीएनएस है भी, क्योंकि पॉपुलर लॉ है और बड़ा ही जल्दी कनेक्ट होता है, तो इसको भी फोकस करना है और ये इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बेयरिक्स की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, बेयरिक कैसे पढ़ेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम आगे क्लासेस में। टैब्स, हाइलाइट्स, इंडेक्स वो बताऊंगा मैं कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे आप अगर किताबें ले जाते हैं तो कैसे उसको ढूंढ पाएंगे और बहुत इजीली उस चीज को हल कर पाएंगे। अब एमसीक्यू का स्ट्रैटेजी क्या है भाई, रीड, एनिमिनेट, लोकेट और आंसर। कहने का मतलब है कि कैसे एमसीक्यू का आंसर उस किताब में ढूंढना है। जैसे आपका सेक्शंस, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ दिया तो 373 373 और आर्टिकल 13 और 12 इंटरलिंक है, ये सारे आर्टिकल्स इंटरलिंक हैं। अब इनको बारे में पूछ दिया तो बेसिक चीजें तो नहीं, लेकिन इनसे कोई चीजें पूछ दिया, जैसे क्वेश्चंस कैसे फार्मुलेट कर दिया कि कोई भी कानून जो है संसद बनाती है तो उसको प्योरिटी किस सेक्शन, किस आर्टिकल के तहत चेक किया जाता है, 13 में हो जाता है। ओल्ड लॉ को कैसे एक्सेप्ट किया गया था इंडिया में, ओल्ड लॉ जो थे वो आर्टिकल 373 में हो जाता है। स्टेट का डेफिनेशन किस सेक्शंस में है, आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल 12 में है। इस तरीके से आपको बेसिक चीजें, क्वेश्चंस आपको सेक्शन वाइज नहीं, आपको बोर्ड वाइज पूछेगा कि ये चीजें कैसे होती हैं और इसका पर्टिकुलर सेक्शन क्या है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं और पूछने की कोशिश की है। पीक्यूआई एनालिसिस, रिपीट देम्स, कहने का मतलब है कि आप उस चीज को लगातार प्रैक्टिस में रखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका और भी मजबूत स्ट्रैटेजी तैयार होगा। ये बड़ा ही आसान एग्जाम है, मैं सही मायने में बताऊं तो, और बड़े सही प्लानिंग के अनुसार आपको इसको डील करेंगे तो कंसिस्टेंट आप ग्रोथ करते जाएंगे और इसको क्वालिफाइंग कर जाएंगे, समझे। आप इसको बहुत प्रेशर में नहीं, बहुत कैजुअल नहीं, एक तरीके से, एक स्ट्रैटेजी से इसको डील करेंगे, यू कैन पॉसिबल, यू वुड बी qualifying this examination because it's a very easy exam. It is not a
tough examination. It is a only tricky exams for the advocates. What is the purpose of this exam? Because bar council thinks to this exam produce the quality advocates. बट मेरे मायने में ये रखता है, मेरी नजर में इसको अगर ओपन बुक एग्जाम से बंद करके केवल एक एग्जाम पैटर्न में सेट किया जाए तो और भी बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। ओपन बुक एग्जाम जो है थोड़ा सा इसकी ग्रेविटी को कम करता है। 6 डे स्टडी करना है, वीकली प्लान बनाना है, आपको मैं बता देता रहा हूं। 6 दिन पढ़ना है और 1 दिन रिवाइज करना है। क्यों 6 दिन पढ़ना है? क्योंकि इसके जो सिलेबस है काफी ह्यूज ऑफ अमाउंट में है। बीएनएस है, कॉन्ट्रैक्ट है, एचएमए है, बीएसए है, बीएनएसएस है, कॉन्स्टिट्यूशंस है और आपका लोकल लॉज हैं, कुछ तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं आते हैं, उसको पूछता है। मॉक टेस्ट में कराऊंगा और फुल लेंथ में टेस्ट कराऊंगा, उसको देखना होगा। प्रोफेशनल इथिक्स जो होते हैं आपको ये जानेंगे, एडवोकेट एक्ट को जानेंगे 1916 को, जिसमें 36 सेक्शन कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी पब्लिसिटी नहीं करेंगे। वो तमाम तरह के सब्जेक्ट को जानेंगे, एक्सपेक्ट को जानेंगे, प्रोफेशनल इथिक्स को जानेंगे, तो आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर, पासिंग नंबर पाना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको अच्छा नंबर लाना महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए पासिंग नंबर किसी एग्जाम को पास करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, लेकिन आपको एक अच्छा अपना क्वालिटी देने के लिए, अपने इवैल्यूएशन के लिए, अपने एग्जामिनेशन के, अपनी क्वालिफिकेशंस को रखने के लिए अच्छा नंबर लाना जाना चाहिए। जैसे अब इसमें एसेंशियल जजमेंट्स कह रहा है कि एसेंशियल जजमेंट भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? हमने एसेंशियल जजमेंट का कॉलम क्यों कहा है भाई? जैसे फंडामेंटल राइट्स पे एक मैंने क्वेश्चन फार्मुलेट किया था जिसमें केशवानंदन भारती की केस है, मिनर्वा मिल्स की केस है। ये सब किस चीज पे डिस्कस करती है? तो फंडामेंटल राइट्स पे। बात आई समझ में? लेकिन अगर वहीं आप क्रिमिनल मामले की बात को डील करते हैं और सरकम क्रिमिनल मामले जैसे कोई भी केस होती है तो दो टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट एविडेंस की, एक डायरेक्ट एविडेंस की, एक जैसे एक डायरेक्ट एविडेंस की हो गई और एक सरकमस्टांस एविडेंस की हो गई। दो टाइप की केसेस होती हैं। तो सरकमटेंशियल एविडेंस बेस्ड केस को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, कोर्ट में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी केस जरूरी है? शरद बिरदीचंद शारदा की केस जरूरी है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइव गोल्डन प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन किया था, जिसमें बताया था कि किस तरीके से सरकमटेंशियल एविडेंस बेस्ड केस की को डील किया जाता है। तो ऐसे तमाम ऐसे एसेंशियल जजमेंट्स है जिनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, जो एडवोकेट को जानना जरूरी है और बेसिक नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। अब ये तो भाई मेमोरी ट्रिक मैं बताऊंगा जो आपको पढ़ने के लिए, इंटरलिंकिंग करने के लिए, जो मैंने अभी आपको एक ट्रिक दिखाई, ऊपर छोटा सा उदाहरण दिखाया कि कैसे उसको इंटरलिंक करने के लिए तरीका होता है। जैसे 373, आर्टिकल 373, 13 और 12 इंटरलिंक है थॉट प्रोसेस से भी और इनके ऑब्जेक्ट भी, समझे? ये तो बिल्कुल लिंक है। ये ओल्ड लॉ जो है इसके अडॉप्शन किया, इसने अडॉप्ट किया और उसको रेलेवेंट बनाया किसने? 13 ने। तो ये चीजें हैं। और 13 किस एक्सपेक्ट में रेलेवेंट बनाया? नो बडी वायलेंट द फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सन्स, इस ऑब्जेक्ट के आधार पर रेलेवेंट बनाया। तो इस तरीके से इंटरलिंक करने के लिए मैं समझाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है एग्जाम में।
टाइम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि आपको 1.8 सेकेंड्स मिलेंगे एक क्वेश्चंस को, 1 मिनट 8 सेकेंड्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन को डील करने के लिए, तब आप एक अच्छा मार्क ला सकते हैं। तो ये कैसे आ सकता है? कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से, एमसीक्यू लगातार लगाने से आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एग्जामिनेशन चेकलिस्ट तो बनानी ही पड़ती है, ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों ने लगातार करते आए होंगे। और कोर्स का बेनिफिट्स क्या है भाई? आपको पीडीएफ्स मिलेगा, पीपीटीज मिलेंगे और नोट्स मिलेंगे, जो आप जो स्ट्रैटेजी है, जो तैयारी है, उसको और शार्प बनाएगा, और ऑथेंटिक बनाएगा, और रेलेवेंट बनाएगा, आपको और करीब तक पहुंचाएगा। ये आपको मैंने फार्मूला लिख दिया है, आप पढ़ते रहिएगा। कंसिस्टेंसी और रिविजन्स, लगातार अभ्यास आपको सफल बना सकता है, और कोई मध्यम माध्यम नहीं है। थैंक यू। 10 ईयर एक्सपीरियंस है, और लगातार लेक्चर्स में देता रहा हूं, डीप लॉ का रिसर्च करता हूं। आप लोगों की जितनी सहायता होगी लेक्चर सीरीज के माध्यम से की जाएगी। पेड क्लासेस में ज्वाइन करिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए।